चलिए, कहाँ तक के कल पढ़ाई हुई थी वहाँ के आगे हम लोग बात करेंगे। और इंशाल्लाह उससे पहले, बात करने से पहले प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। चलिए, बात हो रही थी कल, हम लोग बात कर लेते। आइए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्लास में उसी चीज़ के बारे में, तब आगे का हम लोग क्लास देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे आज कल का क्लास को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे का क्लास के ऊपर चलेंगे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था मसनवी फुलबन के बारे में, किताब के बारे में, मैंने तसनीफ के बारे में और इनके मुसन्निफ के बारे में और उनके हयात व खिदमात के बारे में मैंने बात किया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे उसी मसनवी का खुलासा को और फिर उसमें हम लोग किरदार की तरफ चलेंगे। किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया था कि किरदार के ही ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा किरदार ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किरदार को हम लोग देखेंगे, सारे किरदार को खंगालेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यही सारी चीज़ें याद हो। क्लास देखिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी। और मैं खुसूसन उन बच्चों को, उन साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं जो BPSC TRE 4 में जाने वाले हैं, TGT PGT के लिए, खुसूसन उनसे मैं मुतवज्जह हूं कि आप लोग भी क्लास को मिस ना करें। आपका भी क्वेश्चन का कुछ फॉर्म ऐसे ही होता है, इतने डिटेल में नहीं होते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दूसरों तक इसका नोटिफिकेशन आप ट्रांसफ़र कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में मालूम हो जाए, वो लोग भी आगाह हो जाए, उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए कि एक क्लास और चलाई जा रही है। हमारा असल जो मकसद है वो उर्दू से मुताल्लिक हर एक एग्ज़ाम को हम लोग कवर करने वाले हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे धीरे धीरे हर तरह का प्लेटफॉर्म तैयार कराई जा रही है और इंशाल्लाह यहाँ से धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, हाँ वो उर्दू से रिलेटेड हो या उसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी तरह का हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, केंद्र का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉर्म की जाएगी। बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करने का कोशिश कीजिए, ताकि कमेंट हम लोगों के लिए कहते हैं ना कि एक तरह से आब हयात की तरह काम करता है, ताकि हम लोगों को एक अंदर से एक अलग तरह की क़ुव्वत मिलती है, एक ताकत मिलती है हम लोगों को समझ में आता है कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा काम कितना अच्छा जा रहा है, कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा। तो ध्यान में ये रखिएगा कि आप लोग क्लास को वॉच करने के बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट आपकी हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो चलिए हम लोग आज फिर एज यूजुअल हम लोग क्लास का प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बात करते हैं। 10-12 क्वेश्चन को यहीं ऑलरेडी हम लोग याद करेंगे, याद करने को यहीं कोशिश करेंगे कि हम सारी की सारी चीज़ें जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उन पे आज हम लोग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप लोग बी रेडी योर सेल्फ कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जो भी मैं पूछने जाऊंगा। और आंसर करने का तरीका आपका बस एक ही है कि आप कमेंट करके आंसर कीजिएगा। इंशाल्लाह लाइव सेशन बहुत जल्दी ऑलरेडी फॉर्म किए जाएंगे, यहाँ पे लाइव सेशन भी लेकर के आऊँगा ताकि आपको हूबहू फेस टू फेस बात करने का मौका मिल जाए आप लोगों को। तो चलिए इंशाल्लाह उसके लिए जब लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन हम डालेंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोग बात करते हैं इब्न निशाती के बारे में। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? इब्न निशाती, इनका पूरा नाम, इन्हीं की किताब है मसनवी फुलबन, उन्हीं पे हम लोग कल बात किए थे। तो वहीं से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। अगर आपने ये बता दिया है तो फिर आप साथ में ये बताइए कि इनके वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम याद करना बहुत आसान है, जो वजन पे इनका नाम है उसी वजन पे इनके वालिद साहब का भी नाम है, ये भी बता दीजिए। उसके बाद आप ये बताइए जल्दी से, इनके वालिद का अगर आप नाम बता दिए हैं
तो उसके बाद फिर हम आएंगे रिपीट करने के लिए, चिंता मत कीजिए। अगर ये बता दिए हैं तो फिर आप ये बता दीजिए कि ये जो किताब थी मसनवी फूलबंद, ये कब लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, वो मैंने तारीख आपके सामने रखा था, उस तारीख को आप बताइएगा जल्दी से। उसके बाद आप ये बताइए जल्दी से कि इब्न निशाती फखरुद्दीन, इब्न निशाती यही नाम था ना इनका, मजहरुद्दीन इब्न निशाती, मजहरुद्दीन जो थे इनका किस बादशाह के दरबार से ताल्लुक रखते थे, किस बादशाह के दरबारी शायर थे। ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस बादशाह के दरबारी शायर थे, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी वो थे उनका, ये मोहम्मद मजहरुद्दीन थे। फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी किनका था, जिनकी किताब थी, मैंने बताया था आपको, जल्दी बताइए, कुदम राव, उन्हीं का था फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी। निज़ामी बैदरी से मशहूर थे और इनका नाम मोहम्मद मजहरुद्दीन, वालिद का नाम इनका शेख फखरुद्दीन। चलिए ये बताइए कि ये किस दरबार से मुंसलिक थे, किस दरबार से इनका ताल्लुक था, ये भी बताइए जल्दी से, जल्दी से आप बताइए। इनके नाम के साथ क्या ऐड किया जाता था, इनके नाम के साथ क्या जोड़ा जाता था, ये भी बताइए जल्दी से आप लोग। अगर हम लोग बात कर लें तो इब्न निशाती अपने दौर के, अपने इलाके का, अपने दौर का सबसे बड़े शायर थे। नंबर क्या था इनका, सबसे बड़े शायर थे, दूसरे नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे, चौथे नंबर के थे या 8वें नंबर के थे, ये भी आप बताइएगा। अगर हम लोग बात कर लें ज्ञानचंद जैन के मुताबिक, ज्ञानचंद जैन के मुताबिक अगर हम लोग बात कर लें तो इनकी सन्ने वफात को क्या रखा गया, मख्फी रखा गया। मख्फी का मतलब छुपा करके रखा गया, छुपा करके रखा गया मतलब मख्फी रखा गया, किसी के ऊपर मतलब किसी भी किताब के अंदर इसके बारे में तस्करा नहीं है कि इनकी वफात कब हुई है। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है कि किस शायर का सन्ने वफात मख्फी रखा गया है, बकौल ज्ञानचंद जैन, बकौल ज्ञानचंद जैन। तो याद रखिएगा वो शख्स थे जो अभी मैंने आपको बताया, मोहम्मद मजहरुद्दीन इब्न निशाती, ये भी याद रखिएगा। अगर इनकी हम लोग बात कर लें तो इंशा परदाजी थे, ये इंशा परदाज थे, इब्न निशाती जो थे इंशा परदाज थे। फूलबंद इनकी सबसे मशहूर किताब थी, फूलबंद इनकी सबसे मशहूर किताब थी। अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी फूलबंद ये कैसा मसनवी है, इस पर आप लोग बताइए जल्दी से। मसनवी फूलबंद कैसा मसनवी है, कैसा मसनवी होने का मतलब ये इश्किया मसनवी है जिसको हम लोग बोलते थे बज़मिया या फिर रिज़मिया मसनवी है, ये बताइए जल्दी से। मसनवी फूलबंद ये बज़मिया है या रिज़मिया है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। अगर बात कर लें हम लोग फूलबंद, मसनवी फूलबंद, इसके अंदर टोटल अशार की तादाद कितने हैं, मतलब टोटल अशार कितने हैं इसके अंदर, ये भी आप बताने की जहमत कीजिए कि मसनवी फूलबंद में अशार की तादाद क्या थे, ये भी बताइए। कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या ये तवाज़ात मसनवी है, मसनवी फूलबंद क्या ये तवाज़ात मसनवी है, और अगर तवाज़ात मसनवी नहीं है तो किस किताब से इसको अखज़ किया गया है, किस किताब, उस किताब का नाम बताइए और उस किताब के मुसन्निफ का भी नाम बताइए जहाँ से मजहरुद्दीन इब्न निशाती ने अपनी किताब को जगह दी। मसनवी फूलबंद को उन्होंने किससे अखज़ किया है, उन्होंने किससे पॉइंट लिया है, उस किताब का नाम क्या था और उस इंसान का नाम क्या था जिन्होंने इनसे लिया था, ये भी बता दीजिएगा जल्दी से। अगर हम लोग बात कर ले नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर और एक और जमील जालिबी, इन तीनों के मुताबिक अगर हम लोग बात कर लें तो इस किताब की सन्ने-ए-शात या इस किताब की सन्ने-ए-शात कब हुई थी या इस किताब को कब लिखी गई थी, जल्दी से कमेंट करके आंसर कीजिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। इनके अलावा एक और मुहक्किक थे जिन्होंने तारीख़-ए-शात को इन लोगों से अलग बताया था, उस इंसान का, उस मुहक्किक का नाम क्या था, ये भी आपको बताना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 7-8 क्वेश्चन मैंने पूछा है जिसमें 2-4 का मैंने आंसर किया है, 2-4 को मैंने मख्फी रखा है जो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी फूलबंद के एवज में या मसनवी फूलबंद के मुकाबले में कौन सी किताब लिखी गई थी और वो कौन इंसान थे जिन्होंने इसके मुकाबले में एक किताब लिखी थी, ये भी आंसर आपको करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए आंसर करने का।
इसके अंदर अगर हम लोग बात कर लें मसनवी फूल बंद के अंदर टोटल सनातों की तादाद कितनी है, टोटल सनातों की तादाद कितनी है, मतलब कितनी सनातें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, कितनी सनातें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, ये भी आपको बताना होगा। ये एक ऐसा किस्सा है, ये एक ऐसी मसनवी है जिसके बारे में कहा जाता है कि किस्सा दर किस्सा पैदा करने का हुनर इसी मसनवी से पाई जाती है, इसी मसनवी से किस्सा दर किस्से का हुनर पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे कि मसनवी फूल बंद के अंदर इब्न नशाती ने किस शायर के ऊपर और कितने अशआर लिखे थे, किस शायर के किस बादशाह के हमदो सनाई में, उनकी बड़ाई में कितने अशार के तादाद थे और वो कौन बादशाह थे जिनके हमदो सना में इन्होंने अशआर लिखे थे या अशआर कहे थे। यह भी क्वेश्चन है, आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आपकी कितनी प्रिपरेशन है, पहले से कितने तैयारी कर रखा है आपने, ये सारी की सारी चीजें। और जो बच्चे और जो एक आध बार अटेम्प्ट में बैठे होंगे, 2-4 नंबर से मिस करके फिर से वो तैयारी करते होंगे दिसंबर वाला सेशन का, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करने से और आंसर करने से फायदा ये होता है, वो मुझे फायदा नहीं है, वो फायदा आपको ये होता है कि आपका वो चीज जहन में बैठ जाता है, मेमोरीज के अंदर बैठ जाता है। अगर हम लोग बात करें, देख लीजिए, एक नॉलेज का होना एक अलग चीज है, नॉलेज होना, इल्म होना किसी के अंदर अलग चीज है, और किसी चीज को अपने डेली लाइफ के अंदर उतार लेना। जैसे आप छोटी सी बात लीजिए ना एग्जांपल में, जैसे एक बच्चा है कि उसका स्पोकन स्किल बहुत अच्छा है, खा वो किसी भी भाषा के अंदर, किसी भी जबान में, खा वो उर्दू हो, अरबी हो, किसी भी जबान में। आप अपने गांव, इलाके, मोहल्ले में, अपने कस्बे में एक चीज आपने देखा होगा, आपको अंदाजा होगा कि एक कम इल्म वाला इंसान पब्लिसिटी बहुत ज्यादा पा लेता है, पब्लिक के अंदर उसको बोलने का स्किल बहुत अच्छा होता है, और एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान, बहुत ज्यादा जानकार इंसान, लेकिन पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दे, ऐसा बहुत कम होता है। तो हमको समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बोलने से और करने से ज्यादा होता है। जैसे स्पोकन की हम लोग बात कर लें तो इंग्लिश का इल्म होना, हमारे पास नॉलेज होना, ये अलग चीज है, और स्पोकन कर लेना ये अलग चीज है। लोगों से गुफ्तगू कर लेना, अंग्रेजी में बात कर लेना, ये अलग फैकल्टी है, ये अलग डिपार्टमेंट है, एक तरह से कह लीजिए। और इसका इल्म होना आपके पास, ये अलग चीज है। तो कमेंट करने से क्या होता है ना, आपका जहन में वो चीज बैठ जाता है, रोजमर्रा डेली लाइफ के अंदर वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। आप हिंदी में किसी से बात करते हैं, आप बिला झिझक सेंटेंसेस आपका निकलते चला जाता है, आप जर्रा बराबर भी ना माइंड पे जोर डालते हैं ना जहन पे दबाव डालते हैं, वो खुद ब खुद निकलता जाता है। एज अ सिचुएशन जैसा वो बात करता है उसका वो आंसर आप करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश बोलने पे आते हैं तो डेफिनेटली कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो वो बच्चा एहसास करोगे, जरा सा अपने आप में सोचोगे कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, तो आपको सेंटेंसेस सोचने के लिए सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं। आप मतलब फरावानी के साथ एक पैटर्न को तैयार करके, मतलब एक मुकम्मल तरीके से सेंटेंसेस नहीं ला पाते हैं, आपको अंदर में प्रक्रिया करना पड़ता है, तब जाकर के वो सेंटेंसेस बाहर आते हैं। तो यही चीज होता है, जब आप किसी चीज को बार बार करते रहोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपका दिमाग में बैठ जाएगा। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन का पेपर देखोगे, डेफिनेटली आपको आ जाएगा वहां पे। याद करने वाली चीज नहीं, किसी भी एग्जाम को याद करके निकालना, क्वेश्चन याद करके निकालना आज के दौर में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए ट्रिक से पढ़िए, हर चीज को दिमाग में बैठाइए और कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आपका दिमाग में वो सारी चीजें बैठे। और कोई मुश्किल नहीं है, जो नए साथी हैं हमारे, जो नए स्टूडेंट हैं, वो भी ऑलरेडी कमेंट करें। कल मैंने क्लास के अंदर रिवीजन कराया है, उसी को आज मैं पूछ रहा हूँ, तो आप कमेंट करके आंसर कीजिए कि वो सारी चीजें जो मैं पूछ रहा हूँ। चलिए आगे अगर बात कर लें, किस्सा दर किस्से का अगर सिफात पाई जाती है तो मसनवी फूल बंद के अंदर पाई जाती है। अगर हम लोग बात कर लें कि अगर तरतीब लिहाज अगर हम लोग बात कर लें तो इस मसनवी को किस मसनवी पर ढाला जा सकता है, मतलब किसका तर्ज अंदाज, किसका तर्ज पर इसको लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था, उसका नाम बताइए आप लोग जल्दी से। मसनवी फूल बंद के अंदर किस्सा दर किस्से की तकनीक पाई जाती है, ये तो मैंने कल ही बताया था।
तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बता देते हैं, जल्दी से मैं बता दूंगा आप लोगों को। इनका पूरा नाम मजहरुद्दीन इब्न नशाती था, इनके वालिद का नाम शेख फखरुद्दीन था। अगर हम लोग बात कर लें तो ये किताब, इस किताब के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो 1440 से 45 के बीच में लिखी गई थी। हम लोग बात कर लें इनको अगर इब्न नशाती साहब के बारे में, तो इब्न नशाती ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। कौन थे? अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। और अब्दुल्लाह कुतुब शाह के ही शान में या मदह में इन्होंने 38 अशार लिखे थे इस किताब में। कितने अशार की तादाद भूलिएगा मत, अशार की तादाद कितनी थी? 38 अशार इन्होंने लिखा था। अगर हम लोग बात कर लें तो इसका तर्ज राइटिंग जो था वो अलिफ लैला से मुशाबे था। किससे था? अलिफ लैला से मुशाबे था। वो याद रखिएगा तारीख, जिसके लिए मुहियुद्दीन कादरी दोस्त और जमील जालवी और नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था इसके सन्ने इशात 1400 कितना था बताइए जल्दी से? 1400। अगर हम लोग बात कर ले, सॉरी इन्होंने बताया था कि 1066 या फिर 1655। और इसी को मसनवी, इसी को सैयद अहमद खान हुनर ने, सॉरी फॉर दैट, अब्दुल कादिर सरवरी ने 1076 बताया था। उन्होंने कितना बताया था? 1066। उसमें कौन कौन थे? जमील जालवी साहब, नसीरुद्दीन हाशमी, मुहियुद्दीन कादरी साहब। इन्होंने बताया कि 1066 है और इन्होंने बताया कि 1076 है। इस किताब के जवाब में एक किताब लिखी गई थी, जिस किताब का नाम था नया दर्पण। जो लिखने वाले थे वो सैयद अहमद खान हुनर थे। कौन थे? सैयद अहमद खान हुनर। अगर हम लोग बात कर लें कि इस किताब को ओखज किया गया है किस किताब से और उस मुसन्निफ का नाम क्या था, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इसको ओखज किया गया था। किससे किया गया था? बसातीनुल इंस। किससे किया गया था? बसातीनुल इंस जो किताब थी अहमद हसन दबीर इदरोसी की अहमद हसन दबीर इदरोसी की ये किताब थी। नया दर्पण कह रहे बसातीनुल इंस, वहां से इसको अखज़ किया गया था मसनवी फूलबंद को। अगर हम लोग बात कर ले मसनवी फूलबंद के अंदर कितनी सनातें इस्तेमाल की गई थी, तो सनातें इसके अंदर टोटल जो थे वो 39 थे, 39 थे। अगर हम लोग बात कर ले मसनवी फूलबंद के बारे में कि मसनवी फूलबंद के अंदर किस्सा दर किस्से की रवायत पाई जाती है, यह भी मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें इसके बारे में, मसनवी फूलबंद के बारे में, तो इसके अंदर कितने टोटल किस्से थे, किस्सों की तादाद कितनी थी, टोटल किस्से कितने थे, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल किस्से इसके अंदर 6 थे, जिसमें 3 जो थे वो हमारे मरकजी किस्से थे और 3 जो थे वो ज़िमनी किस्से थे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि टोटल मिला करके हमारा 6 किस्से थे इसके अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हम लोग खुलासा देखते हैं, मसनवी फूलबंद का खुलासा, और उसके बाद आते हैं हम लोग किरदारों पर। देखते हैं मसनवी फूलबंद का खुलासा। अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी फूलबंद का खुलासा हम लोग ऐसे देखते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे कि फूलबंद का जो असल किस्सा है ना, एक कंचन पटन, नाम याद रखिएगा, ये भी किरदारों में आ जाएगा। कंचन पटन के एक बादशाह थे, इसको ऐसे ही सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग किरदारों पे आएंगे। सुनने से फायदा ये होगा कि वो किस्सा जब दिमाग में बैठेगा तो किरदार आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। 1 मिनट प्लीज, लाइट का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किस्से के बारे में, तो फूलबंद का जो असल किस्सा है, ये कंचन पटन के एक बादशाह थे जो एक दरवेश को इन्होंने ख्वाब में देखा था। दरवेश बमाना फकीर, इन्होंने दरवेश को ख्वाब में देखा था। कहाँ देखा था? ख्वाब में देखा था। और देखने के बाद इन्होंने खादिम से, खादिम मतलब नौकर, सर्वेंट जो भी कह लीजिए, इन्होंने खादिम से बुलवावा भेजकर उस दरवेश को अपने पास बुलाया। ये बात याद रखिएगा, कंचन पटन मशरिक में एक शहर था जो नदी के किनारे इस तरह आबाद था। ये सारी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
जो कंचन पटन की हर चीज, कंचन, कंचन बमाना सोना, कंचन बमाना सोना, ये भी याद रखिएगा। कंचन पटन यानी सोने की थी। शहर कंचन पटन की हवा, आबो हवा वहां की ऐसी थी, इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि कंचन पटन जो शहर था उसकी आबो हवा कुछ ऐसी थी कि मतलब बताया जाता है उसके बारे में कि वहाँ कोई भी चीज, खा वो कितना ही मुर्दा क्यों ना हो गया हो, खा वो किसी तरह का क्यों नहीं रद्दी हो गया, वहां ले जाने के बाद, वहां लगा देने के बाद वो तरोताजा हो जाया करता था। इसी चीज को पटन की हवा की तासीर ये थी कि सदा नशोनुमा का हंगामा रहता था। अगर कोई सूखी लकड़ी लाकर गाड़ देता तो वो सब्ज हो जाती थी, इसमें शाखें निकलने लगती थी। जिस दरवेश को, दरवेश के बारे में भी पीछे मैंने बताया, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दरवेश का किरदार किस मसनवी के अंदर है। तो हम दरवेश को बादशाह ने ख्वाब में देखा था। उसके जिस्म पर सफेद सा पैरहन था और एक बारीक सीले से कमर बंधी हुई थी। सर पर शिमला के एवज दस्तार और हाथ में एक रंगीन तरहदार असा था। असा का मतलब डंडा, लाठी। एक असा था, उनके हाथ में एक तरहदार असा था और उस असे से और हाथ में वो मुसल्ला रखा करते थे। कंचन पटन के बादशाह का किस्सा बताते खुद कोई बसीत और तवील किस्सा नहीं है, बल्कि दूसरों किस्सों की तारुफ का काम देता है। मतलब ये जो किस्सा है, जो स्टोरी है ना, ये बहुत ज्यादा तवालत नहीं रखती अपने अंदर, बल्कि इसको किसी और किस्सों से क्या कर दिया गया, माखूज कर दिया गया है। माखूज कर दिया कि मतलब कि किसी दूसरे किस्से का ये तारुफ को बयान करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बसातीनुल इंस से इसे लिया गया है, तो मतलब वहां पे मेन किस्सा है, उसी से इसको क्या कर दिया गया, वहीं से मेन पॉइंट निकाल करके यहाँ लाया गया और इसे मसनवी फूलबंद बनाया गया है। तो दरवेश कंचन पटन के बादशाह को अपने बाप मलिक खुरासान, याद रखिएगा नाम, ये भी किरदार, मलिक खुरासान या मुल्क खुरासान, लेकिन मुल्क ना उच्चारण करके, तलफ़ुज़ ना करके मलिक खुरासान ही का उच्चारण कीजिएगा, कि प्रधान से कश्मीर के बादशाह और गुलो बुलबुल की सुनी हुई हिकायत को सुनाता है। हिकायत मतलब किस्सा, किस्सा को सुनाता है। कश्मीर के बादशाह के दरबार में बागबां एक ऐसा गुल लेकर के आता है जिस पर एक काला बुलबुल आशिक हो जाता है, मतलब फरेफ्ता हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आया, हम लोगों को दो चीज समझ में आएगा, गुल और बुलबुल, गुल और बुलबुल यही मसनवी का मेन हीरो और हीरोइन है, ये बात याद रखिएगा। बाकी जितना भी इसके अलावा इनके ज़िम्न में जो बात कही गई है वो सारी बातें तो ज़हन में रखना है, लेकिन हीरो और हीरोइन की बात करते हैं, मतलब जिसको मरकजी किरदार कहते हैं, मरकजी किरदार यही हमारा गुल और बुलबुल हैं। कश्मीर के बादशाह के इस्तिफ़दार पर बुलबुल अपना और गुल का किस्सा सुनाता है कि वो खतन के सौदागर का बेटा होता है और गुल जो होती है ये गुजरात के आबिदुल जाहिद पारसा की बेटी होती है, जिस पर बुलबुल फरेफ्ता हो जाता है। जाहिद पारसा की बद्दुआ से ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुलो बुलबुल बन जाते हैं। मैंने कल ही बताया था कि हमारे जो मसनवी के जितने भी किरदार होते हैं या फिर इनके किस्से जो होते हैं ये इमेजिनेशन होते हैं। क्या होते हैं, ये फैक्ट पर आधारित नहीं होता है, फैक्ट पर ये नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसमें, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ इमेजिनेशन किया जाता है, हकीकत से दूर दूर तक के कोई इसका ताल्लुक और वास्ता नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। बट हमें तो पढ़ना है सिर्फ एग्जाम के पर्पज से, हमें तो बहुत बड़ा हिस्टोरियन नहीं बनना है, किताब नहीं लिखनी, हमें तो पढ़ना ऑलरेडी मकसद हमारा क्या कि एग्जाम के पर्पज से तैयारी करनी है, तो सिर्फ सुन लेते हैं। तो सौदागर का बेटा यानी बुलबुल भी कश्मीर के बादशाह के सामने एक किस्सा बयान करता है कि किसी बादशाह के सामने चीन के नक्काश के वारिद होने का जिक्र किया गया है। चीन का नाम सुनते ही बादशाह गमजदा हो जाता है। इसका एक वजीर बादशाह का गम दूर करने के लिए नकल रूह का किस्सा बयान करता है। एक राजा जो जोगियों का मोतकिद था उसे एक जोगी नकल रूह का मंत्र सिखाता है। मतलब वही बात जो इससे पहले भी ऑलरेडी चला था क्लास के अंदर, नकल रूह मतलब यह रूह को मुंतकिल करके एक से दूसरे बदन में ट्रांसफर करना, भेजना, उसी को बात कर रहा, सिखाता है। इसका मक्कार वजीर भी राजा से नकल का मंत्र सीख लेता है। वजीर मक्कारी से नकल की रूह का जरिया राजा बन बैठता है और रानी सतवंती की इफ़्फ़त और इस्मत से खेलना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका किरदार है यहाँ पे एक रानी सतवंती का, इनको ध्यान में मत रखिएगा हमेशा। ये रानी सतवंती इस किरदार में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली ये रानी सतवंती होती है, जिसका पाक दामनी और इफ़्फ़त और इस्मत का लिहाज रखा जाता है। और इसी से, यही किरदार से याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार
फॉर्म किए जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। रानी सतवंती पाक दामनी में मशहूर थी। राजा जो पहले हिरनी फिर तोता बन गया था, रानी सतवंती की मदद से वजीर को कमरी बनवाकर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। याद रखिएगा, इसमें जैसे मैंने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक किरदार को, इसमें अगर आपसे पूछ ले तो इसके अंदर याद रखिएगा तोते का किरदार, एक वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो राजा से वो मंगवाता है तोता, किसके अंदर? कुदमराव के अंदर। और फिर मसनवी फूल बन के भी अंदर तोता का किरदार है, बन जाता है। इसे गमज़दा बादशाह यानी कश्मीर के बादशाह के सामने एक और वजीर मुल्क आजम के बादशाह की बेटी सिमनबर होती है और मिस्र का शहजादा हुमायूं फाल की दास्तान मोहब्बत बयान करता है, जो फूल बन का अहम तरीन किस्सा है। हुमायूं फाल सिमनबर को घर से भगाता है और दोनों शहर सिंध में जो असल हिंद का गंगा के किनारे एक महल बैतुल आशिकीन, ये भी किरदार याद रखिएगा, बैतुल आशिकीन, ये किरदार किसका है? तो मसनवी फूल बन का किरदार है। कौन सा? बैतुल आशिकीन में क़याम पजीर होते हैं। शहर सिंध का बादशाह एक मालनी के जरिए सिमनबर के जरिए हुस्न की तारीफ सुनकर उस पर आशिक हो जाता है और हुमायूं फाल को शतरंज में हराकर धोखे से उसे मछली का खुराक बना देता है। ये भी याद रखिएगा, एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा किरदार? वो किरदार याद रखिएगा शतरंज का किरदार। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होगा गर्म, अभी तुरंत ही आया है। शतरंज में हराकर धोखे से मछली का खुराक बना देता है। याद रखिएगा, सिमनबर शहजादा हुमायूं फाल की तलाश में जोगन बनकर, अब एक बात ये पूछा जाएगा कि जोगन का किरदार किस में है, तो जोगन का भी किरदार इसी के अंदर है, याद रखिएगा। जोगन बनकर गले में घंटाल डालकर, घंटाल मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग जानवरों को डाल देते हैं घंटा इंडिकेट करने के लिए, बजने के लिए, घंटाल डालकर ये ऑलरेडी निकल जाती है और जजीरे तक पहुंचती है। सिमनबर परस्तान के रानी मुल्क आरा या मलिक आरा, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, मलिक आरा की मदद से अपने आशिक हुमायूं फाल से फिर मिल जाती है। मतलब हमको ये समझ में आया कि 8-10 किरदार इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट है जिनको ऑलरेडी हमको समझना है। अब देखते हैं, नाउ वी हैव टू कम ऑन द पॉइंट कि हमारा कौन कौन सा किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरदार के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान में रखें किरदार को, तो देखिए कंचन पटन का बादशाह है, ऊपर है एक ठो हम ला दें, ठीक है। कंचन पटन का बादशाह कौन? ये याद रखिएगा, मसनवी फूलबंद का जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है वो बादशाह कहाँ का था? तो कंचन पटन का बादशाह था। कहाँ का? कंचन पटन का बादशाह था, जो ख्वाब में किसको देखता है? एक दरवेश को देखता है। और दरवेश जो होता है वो कहाँ का होता है? मुल्के खुरासान का प्रधान का बेटा होता है। किसका होता है? मुल्के खुरासान का प्रधान का बेटा होता है। ये भी याद रखिएगा ध्यान में। कंचन पटन का बादशाह जो ख्वाब में एक दरवेश को देखता है, और वो दरवेश जो होता है वो कहाँ का होता है? तो मुल्के खुरासान। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहाँ का दरवेश होता है? मुल्के खुरासान का प्रधान का बेटा होता है। कश्मीर के बादशाह जो होता है, कश्मीर का बादशाह के दरबार में एक ऐसा गुल लाया जाता है, एक ऐसा गुल लाया जाता है जो काला बुलबुल उसके ऊपर फरेफ्ता होता है। ध्यान में बात समझ में आए कि काला बुलबुल और गुल का किरदार इसके अंदर हीरो और हीरोइन का है, मतलब मरकजी किरदार काला बुलबुल और गुल का है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि जो बादशाह को नकल रूह का मंत्र सिखाता है, अभी हम लोगों ने किस्से में देखा ना, स्टोरी में नकल रूह का मंत्र सिखाता है बुलबुल, जो खतन के सौदागर का बेटा होता है, खतन के सौदागर का बेटा होता है। गुल जो होता है, या गुल जो होती है, या आबिदो जाहिद की बेटी होती है। हुमायूं फाल मिस्र का शहजादा होता है और सिमनबर पर आशिक होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। मिस्र का शहजादा जो होता है हुमायूं फाल, वो याद रखिएगा किस पर फरेफ्ता होता है? सिमनबर पे, सिमनबर पे। और याद रखिएगा जो काला बुलबुल होता है वो किस पर पैदा होता है? गुल पे। और गुल जो होती है वो कौन होती है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया कौन होती है। कश्मीर का बादशाह के दरबार में नहीं, हाँ, गुल जो होती है वो याद रखिएगा एक आबिदो जाहिद की बेटी होती है। कौन होती है?
आबिदु जाहिद। अब ये क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है ऐसे, बाप यहाँ पे दे दिया जाएगा ऐसे करके, गुल और आबिद, गुल और आबिदु जाहिद। रिश्ता दिखा देगा आपके सामने, बाप बेटी, भाई बहन, बादशाह और वजीर, बादशाह और बेटा, ऐसे करके ऑप्शन रखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। हुमायूं फार, अगर हुमायूं फार की बात कर लें तो मिस्र का ये शहजादा होता है और सिमन पर आशिक होता है। अगर हम लोग बात कर लें मलिक आरा या मुल्क आरा, जो भी आप करना चाहते हो कर लो। मुल्क आरा परस्तान की रानी होती है, परस्तान कहाँ की, परस्तान की रानी होती है। देवबानो एक किरदार और इसमें है जो ऑलरेडी हमारा स्टोरी में नहीं आया। देवबानो जो कि परी होती है, और परी होने के साथ साथ मलिक आरा की खादमा होती है, जो अभी हम लोग मलिक आरा को देखेंगे, परस्तान की रानी होती है, उनके बारे में। अब आगे देखिए इलामा असी, इनके अलावा एक किरदार जो हमारा रानी सिंधवंती की है, जिसकी पाक दामनी का तस्करा होता है इस स्टोरी के अंदर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे ये थे किरदार थे, जिनको हमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे, इसको मिस मत कीजिएगा, जहन में एकदम रखिएगा, भूल जाइएगा दिक्कत हो जाएगा। किरदारों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और याद, चिंता मत कीजिए, अगर याद नहीं हुआ होगा तो कल फिर इस पर हम लोग ये करेंगे, क्लास रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमको याद हो जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो पॉज करके लिख लेना है, सिर्फ लिख लेना है, याद रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ लिख लेना है। जब प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा, जब ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो वहाँ पे सारे की सारी चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर, आज हमारा मसनवी फुल बन और ये इब्न निशाती भी कंप्लीट हो गए। कल इंशाल्लाह इनके बाद वाला क्लास देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथियों तक अब इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और लोगों को पता चल जाए कि एक और क्लास चलाए जा रहे हैं बीपीएससी TRE 4 वाले। आप लोग भी इस क्लास को देखना ना भूलें, ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि हमारा हर एक दिन, हाँ वो UGC नेट वाले हों या उर्दू से मुताल्लिक कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, 7 बजे 7 सवा 7 के बीच में हमारा एक शॉर्ट वीडियो जाता है यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करके दिया कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर 100 दिन अगर हम लोग करते हैं तो 100 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, वहाँ भी आप क्वेश्चन आंसर करने का ज़रूर ये कीजिएगा, रोज़ाना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में, दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।